तो खबरों की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। शाहीन बाग में तजावुजात के खिलाफ इनहदामी कार्रवाई के दौरान ड्रामे ज्यादा और एक्शन कम देखने को मिला। बिल्डोजर चला ही नहीं, बस जबानें चली। कुछ तजावुजात एमसीडी के अमले ने हाथों से हटाए। शाहीन बाग में इनहदामी कार्रवाई करने पहुंची एमसीडी की टीम को मज़ाहमत का भी सामना करना पड़ा। मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडर भी पहुंचे, जिससे वहां ड्रामाई मंजर देखने को मिला। हंगामा बर्पा भी हुआ, माहौल कशीदा भी हुआ। इनहदामी कार्रवाई करने पहुंची एमसीडी की टीम को पहले मतलूबा फोर्सेस नहीं मिली। जब एमसीडी की टीम को पुलिस फोर्सेस पहुंची और टीम फौजे दस्ते की तैनाती हुई, तब कुछ हलचल हुई। एमसीडी टीम बिलाखिर शाहीन बाग से लौट आई। वहीं अमानतुल्लाह खान ने इल्जाम लगाया है कि एमसीडी शाहीन बाग को माहौल खराब करना चाहती है। उन्होंने दावा किया कि वो गैर कानूनी तामीरात को पहले ही हटा चुके थे। सारी आरडब्ल्यू के साथ में निकला, जो इंक्रोचमेंट था जहां जहां मैंने सब हटा दिया। मेरे आह्वान पे लोगों ने हटा लिया और मैं शुक्र अदा करता हूं अपने इलाके के लोगों का कि उन्होंने हमारे मान सम्मान को रखा। एक मस्जिद के सामने वुजू खाना था, टॉयलेट था, वो मैंने खुद से अपनी 2 दिन जेसीबी दे करके अपनी फ्लड इरिगेशन से अपने पैसे से 2 दिन खुद दे करके खुद हटवाया। जब यहाँ कोई इंक्रोचमेंट है ही नहीं तो ये आए क्यों हैं? बताओ क्यों आए ये पूरे वार्ड में आप बोल रहे हैं कि इंक्रोचमेंट नहीं। अरे जहाँ है मुझे बताएं, मैं हटवा लूंगा। जहाँ जहाँ है मुझे बताएं, मैं हटवा लूंगा। मैं लोकल विधायक हूँ। जहाँ जहाँ है, अभी पुलिस से ये बात हुई, पुलिस के आला अफसर मौजूद हैं, एसएचओ ये आए थे, मेरे साथ खुद थे जब मैंने इंक्रोचमेंट रिमूव किया था। एक मस्जिद के सामने बाथरूम बने हुए थे, टॉयलेट बने हुए थे, मैंने अपनी जेसीबी लगाकर 2 दिन उसको खुद हटाया। जब सारा इंक्रोचमेंट मैंने खुद हटा दिया तो फिर एमसीडी वाले माहौल खराब करने तो आए, और क्यों आए? मैंने खुद मार्केट एसोसिएशन मेरे साथ थी, आरडब्ल्यू साथ थी, सारे इलाके के। मैं वीडियो दे दूंगा, फोटो दे दूंगा जो हटाया। आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके का कोई अवैध अतिक्रमण नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अगर है, ये पीडब्ल्यूडी का रोड है। अगर कोई भी अवैध निर्माण मेरी विधानसभा में है तो मुझे बताएं, खुद हटा दूंगा। मेरी जुबान है ये, मैं खुद हटा दूंगा। राजनीतिकरण जब यहाँ है ही नहीं, ये पीडब्ल्यूडी का रोड है। ये देखो आप, पीडब्ल्यूडी का रोड है, यहाँ मैं खड़ा हूँ, सारा रोड क्लियर है। ये सारा रोड, ये कहीं पर 100 मीटर है, कहीं पर ये 50 मीटर है। ये खुद मैं काम कर रहा हूँ। ये रेड लाइट मैंने खुद बंद की थी। आगे जो इस रोड को, ये पूरा नोएडा को जाता है, मैंने ट्रैफिक एसीपी के साथ में, एमसीडी के लोगों के साथ में, यहाँ की लोकल पुलिस के साथ में और यहाँ पीडब्ल्यूडी के लोगों के साथ में मैंने इंस्पेक्शन किया। जो उन्होंने कहा वो काम करा रहा हूँ, एस्टिमेट करा दिया। यहाँ रेड लाइट फ्री कर रहा हूँ। लोग आपके साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं, मुझे बता दें आकर। अगर मुझे बता दें आकर के वो कि कोई इंक्रोचमेंट है तो मैं हटा लूंगा। जब मैं मस्जिद का वजू खाना तुड़वा सकता हूँ, मैंने वजू खाना तुड़वाया, मैंने बाथरूम तुड़वाए, तो अगर किसी की कोई पैड़ी अवैध है जिसको ये आकर कहे मैं हटा लूंगा, उसको पीछे करा दूंगा। ये राजनीति क्यों कर रहे हैं? पूरी विधानसभा में जहां भी होगी, जहां इंक्रोचमेंट होगा, मैं खुद हटवाऊंगा। कुछ नहीं है तो बताएं। कांग्रेस लीडर इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा है कि शाहीन बाग से ये पैगाम देने की कोशिश की गई कि हमने गरीबों और मुसलमानों पर बिल्डोजर चलाया है। राजनीतिक अतिक्रमण हटाने के नाम पर आप जा करके ऐसे मोहल्लों को टारगेट करते हैं, जहां से आप ये संदेशा देते हैं पूरे देश को कि देखिए हमने गरीबों पर, मुसलमानों पर बुलडोजर चलाया, जबकि यहाँ अतिक्रमण जैसी कोई बात नहीं है। आज बुलडोजर की कार्रवाई कोई हुई भी नहीं, लेकिन देश को मैसेज दिया गया। सच्चाई यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी अतिक्रमण हटाना चाहती है तो उसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के घर से करे, जहां पर उन्होंने बहुत अतिक्रमण कर रखा है, जिसकी तमाम विजुअल देश के बड़े चैनलों ने दिखाया है। आप पहले अमीरों के घरों से आइए, हटाइए, बाद में गरीबों तक आइएगा। अगर अतिक्रमण हटाने का मकसद है तो इस सड़क पर जो कचरा पड़ा है वो कचरा हटाइए। कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता शुरू से, जब से बुलडोजर यहाँ आया है तब से यहाँ खड़ा है। हम लोग भी हैं, जरूरत पड़ेगी तो हमारे और नेता भी आएंगे। हम गरीबों के आशियानों पर, गरीबों के रोजगार के किसी भी साधन पर बुलडोजर नहीं चलने देंगे। उसके खिलाफ एक कानून है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जीत है अगर बुलडोजर लौट जाए। वहीं बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि तजावुजात को किसी मजहब और जात से न जोड़ा जाए और इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। अतिक्रमण किसी धर्म का नहीं होता है। अगर
यहां पर आतंक फैलाने के लिए लोग आते हैं और उनको संरक्षण, उनका समर्थन आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता। और मैं कहना चाहता हूं कि आतंक जो फैलाता है, जो बांग्लादेशी रोहिंग्या है, जब उसका बम यहां फटता है तो वो किसी धर्म नहीं देखता है। इसलिए मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वालों से कि इसको धर्म से मत जोड़ो, इसको किसी भी जाति मजहब से मत जोड़ो। जो आतंकी है वो आतंकी है, उसकी जाति मजहब नहीं है। और आज जिस तरह से जो आम आदमी पार्टी कांग्रेस के नेता जिन लोगों के अतिक्रमण को बचाने के लिए बुलडोजर के सामने लेटे हैं, उनको देश और दिल्ली की जनता देख रही है। उनको बहुत जल्दी सबक मिलेगा और दिल्ली की जनता उनको लिटा देगी। कर्नाटक में श्री राम सेना ने अजान के खिलाफ मुहिम चलाने का ऐलान किया है। लाउडस्पीकर पर दी जाने वाली अजान पर पाबंदी का मुतालबा करते हुए श्री राम सेना ने बुलंद आवाज में भजन के जरिए मुहिम चलाने का ऐलान किया। इस मसले पर मुस्लिम लीडरों के वफ्द ने आज वजीर आला बिश्वराज बुम्मई से मुलाकात की। समाज में अमन अमान का धक्का पहुंचाने वाली ताकतों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। कर्नाटक में इन दिनों अजान की वॉल्यूम पर काबू पाने के लिए मस्जिदों में आला नस्ब किया जा रहा है। मुस्लिम लीडरों ने इस आला को वजीर आला के सामने पेश किया। इस मुलाकात के बाद डिप्टी अपोजिशन लीडर यूटी कादिर ने कहा कि लाउडस्पीकर के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक हुकूमत जो भी रूल्स मुरतब करेंगी उस पर अमल किया जाएगा। तेलंगाना के कामारेड्डी में हुए सड़क हादसे में 9 अफराद हलाक और 14 जख्मी बताए जा रहे हैं। 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। रात एक ऑटो ट्राली एक तेज रफ्तार लारी से टकरा गई, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया। वजीर आजम मोदी ने कामारेड्डी हादसे पर दुख का इजहार किया और महलूकीन के अहल खाना को फीकस 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया। वहीं जख्मियों को फीकस 50,000 रुपए दिए जाएंगे। मुसलमानों में शरह पैदाइश में नुमाया कमी दर्ज की गई है। जी बिल्कुल, ये बात सही है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट में यही कहा जा रहा है। NFHS की रिपोर्ट इन बयानों से बिल्कुल अलग है जो कुछ सियासी जमातों और बाज हिंदू तंजीमों की जानिब से पेश की जाती है। NFHY की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 दिहाइयों के दौरान यूं तो सभी फिरकों में पैदाइश की शरह में नुमाया कमी दर्ज की गई है, लेकिन मुसलमानों में ये कमी दीगर मजहबी फिरकों के मुकाबले ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमानों में 2019 और 21 के दौरान मुसलमानों में पैदाइश की शरह 2.3% दर्ज की गई है, जो 2015 और 16 के दौरान 2.6% थी। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुओं में शरह पैदाइश 1.94% है, जो 2015-16 के मुताबिक 2.1% है। रिपोर्ट के मुताबिक ईसाई फिरके में शरह पैदाइश 1.99% से घटकर 1% रह गई है। रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर मुल्क भर में शरह पैदाइश 2.7 से घटकर 2% रह गई है। आज समुद्री तूफान आसानी मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। महकमे मौसमियात ने आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मगरबी बंगाल में बारिश का अलर्ट जारी किया है। माहीगीरों को समंदर में न जाने की सलाह दी गई है। ओडिशा में रियासती हुकूमत ने रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। NDRF और ODRF की टीमें किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। Cyclone Asani, and this is currently located around in southeast Andaman Sea, around 11 degree north latitude and 88.4 degree east longitude, almost about 900 kilometers southeast of Puri. It is moving in a northwesterly direction and it is expected to move
in the same direction, that is northwesterly direction, till 10th afternoon, 10th evening. And in the afternoon to evening of 10th May, it is expected to recurve in a northeasterly direction. And almost all the models are pointing to a recurvature around 10th of May, afternoon to evening. And then it will move parallel to the coastline of India, that is particularly Odisha coast, and then gradually it will, by the time it reaches south of Puri, almost it will be a 11th May around evening time. और अब बात करेंगे कोरोना के हवाले से। मुल्क में कोरोना के 3,207 नए मामलों की तस्दीक हुई है। वजारत सेहत के जरिए जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में पिछले 24 घंटों में 3,403 अफराद शिफायाब हुए, जबकि 29 अमवात भी हुई है। मुल्क भर में 20,403 एक्टिव मामले हैं। और अब खबर जम्मू कश्मीर से, जहां जिला शोपियां के हिफ शेरमाल इलाके में फौज को मिलिटेंटों के छुपे होने की मुसद्दिका इत्तला मिलने के बाद पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया गया है। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक सर्च ऑपरेशन के दौरान फौज और मिलिटेंटों का आमना सामना हुआ, मगर अभी तक इलाके में एनकाउंटर शुरू नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि छुपे हुए मिलिटेंटों को खुद सुपुर्दगी के लिए आमादा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि फौज कई घंटों से मिलिटेंटों को हथियार छोड़कर बाहर आने की लाउड स्पीकर के जरिए अपील की करे। 44 आर जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ को एक मुसद्दिका इतला मिली कि शिरमाल नामी गांव में 2 से 3 मिलिटेंट छुपे हुए हैं। तो अभी जो है कॉर्डन ऑफ शुरू किया गया है, घर घर तलाशी भी शुरू हो चुकी है, लेकिन फिलहाल हम इस वक्त स्पॉट पे मौजूद है और यहाँ से हमें जाने की इजाज़त नहीं मिल रही है। और जैसे ही जो अपडेट हमारे सामने आएगी वो हम नाजरीन तक पहुँचाएँगे। फ़िलहाल हम स्पॉट पर मौजूद है और यहाँ पर जो है एनकाउंटर शुरू हो चुका है। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 उर्दू, शिरमाल शोपियान। नाज़रीन, बुलेटिन में वक्त हो एक छोटे से वक्फे का। मजीद खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। मुंबई में एनआई रेड के दौरान सुहेल खुडवानी को हिरासत में लिया गया है। माहम दरगाह के ट्रस्टी है सुहेल खुडवानी। सुहेल खुडवानी टचवुड रियल स्टेट प्रॉपर्टी लिमिटेड के डायरेक्टर है। इसी कंपनी के डायरेक्टर फराज मलिक भी रह चुके हैं। एजेंसी ने सलीम शेख को भी हिरासत में लिया है। सलीम से एजेंसी 2 बार पूछताछ कर चुकी है। छापे के दौरान एजेंसी ने कुछ दस्तावेजात भी जब्त किए हैं। एजेंसी ने आज मुंबई में 20 मकामात पर छापे मारे हैं। तो आपको बता दें कि मुंबई में एनआई की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर सुबह से ही छापेमारी की कार्रवाई अंजाम दी जा रही है, जिसके दौरान अब ये खबर आई है कि एनआई रेड के दौरान सुहेल खुडवानी को हिरासत में लिया गया है। ट्रस्टी बताए जा रहे हैं माहिम दरगाह के वो, और इससे पहले सुहेल खुडवानी टचवुड रियल स्टेट प्रॉपर्टी लिमिटेड के डायरेक्टर रह चुके हैं। तो इस पूरे मामले पर हम बात करेंगे अपने नुमाइंदे प्रशांत पांडे से। प्रशांत, बताइएगा कि सुहेल को किस जुर्म में हिरासत में लिया गया है? सुहेल खंडवानी को हिरासत में लिया गया है और जानकारी ये दी जा रही है कि टचवुड जो कंपनी थी उसमें वो डायरेक्टर हैं और उसी कंपनी में नवाब मलिक के बेटे जो है 2016 तक डायरेक्टर रहे हैं। तो ऐसे में उस एंगल को जो है इन्वेस्टिगेट करने के लिए एनआईए ने डिटेन कर लिया है सुहेल खंडवानी को। लेकिन देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये भी है कि सुहेल खंडवानी जो है वो माहिम दरगाह के ट्रस्टी रहे, साथ ही साथ हाजी अली दरगाह के भी ट्रस्टी हैं। साथ ही साथ सुहेल के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि सुबह जो है सलीम फ्रूट को भी जो है हिरासत में लिया गया है। साथ ही 2 लोगों को और भी हिरासत में ले लिया गया। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो एनआईए ने कार्रवाई करते हुए अब तक 4 लोगों को अपने हिरासत में ले लिया है। आगे की जो कार्रवाई है एनआईए पूरी कर रही है, लेकिन अभी भी 20 ऐसे जगह हैं जहां पर एनआईए अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। हम आपको तस्वीर अगर दिखाएं तो मेरे बिल्कुल पीछे अगर आप देखें तो ये एनआईए का दफ्तर है, जहां पर सभी को डिटेन कर करके यहाँ लाया जा रहा है और आगे की जो पूछताछ की कार्रवाई होगी यहाँ पर की जाएगी। यानी कुल मिलाकर देखा जाए दाऊद के खिलाफ फरवरी 7 तारीख को जो एफआईआर दर्ज की गई थी और उनसे जो गुर्गे उनके थे उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। और ये कंगाला जा रहा है कि दाऊद के
कनेक्शन में कौन कौन से लोग रहे हैं और कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक हवाला को अंजाम दिया है। बहरहाल जो सबसे बड़ा नाम अभी आ रहा है वो सोहेल खनवानी का आ रहा है। ये अपने आप में बड़ा नाम है और जिस तरह से एक कंपनी में वो खुद डायरेक्टर हैं और उसी कंपनी में नवाब मलिक के बेटे फयाज़ भी डायरेक्टर रहे हैं 2016 तक। फिर उसके बाद क्या रोल था, कितने पैसों की लेन देन की गई है, किस तरह से हवाला को ऑपरेट किया गया है, ये तमाम एंगल है जिसे NIA जांच रही है। देखिए इसमें सबसे अहम एंगल ये भी होगा कि नवाब मलिक को जब गिरफ्तार किया गया था तो इस बात को सामने रखा गया था कि दाऊद की बहन हसीना पारकर से लेन देन की प्रक्रिया को अंजाम जो है नवाब मलिक ने दिया था और उसी के चलते उनकी गिरफ्तारी ED ने की है और ED उस मामले की जांच भी कर रही है। साथ ही साथ अब NIA ने भी आज सवेरे से एक्शन दिखाया है। 20 से ज़्यादा जगहों पर रेड की है। 4 लोगों को अब तक डिटेन कर लिया गया है। कई डॉक्यूमेंट, कई दस्तावेज जो है अपने पास उन्होंने रख लिया है। देखिए जिनके ऊपर रेड किया जा रहा है वो या तो व्यवसायिक है, व्यापारी हैं, या तो फिर वो ड्रग सिंडिकेट से हैं। क्योंकि जो सलीम फ्रूट को गिरफ्तार किया गया है 2 टाकी इलाके से, ये बताया जा रहा है कि इससे पहले भी उससे 2-3 बार जो है ED ने पूछताछ की थी और सलीम फ्रूट के खिलाफ कई मामले भी हैं। साथ ही माहिम से जिस कयूम को गिरफ्तार किया गया है वो 93 ब्लास्ट में आरोपी था, लेकिन जब पूरी सुनवाई की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया तो उस वक्त उसे रिहा कर दिया गया था, तो उसे भी डिटेन किया गया। यानी कुल मिलाकर देखा जाए 4 लोगों को डिटेन कर लिया गया है। 20 से ज़्यादा ऐसे जगह हैं जहाँ पर छापेमारी की प्रक्रिया को अभी भी अंजाम दिया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि NIA की इस एक्शन में किस तरह का रिएक्शन सामने आ जाता है। तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई की अदालत ने राणा जोड़े के नाम नोटिस जारी किया है। जमानत के जाबितों की मुबैना खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी किया गया है। तो ये खबर, बड़ी खबर आपको मुंबई से बताई जा रही है। राणा जोड़े को जिस तरह से मशरूत जमानत पर रिहा किया गया था, अब मुंबई की अदालत ने राणा जोड़े के नाम एक नोटिस जारी किया है। जमानत के जाबितों की मुबैना खिलाफ वर्जी पर इस तरह का नोटिस जारी किया गया है। आपको बता दें कि राणा जोड़े को मशरूत जमानत पर रिहाई मिली थी, लेकिन अब मुंबई की अदालत ने इस जोड़े को अब दोबारा से नोटिस जारी किया है। बताया जा रहा है कि जमानत के जाबितों की खिलाफ वर्जी के ताल्लुक से उन्हें अब नोटिस जारी किया गया है। तो बेहद बड़ी खबर राणा जोड़े के लिए, काफी मायूस कुन खबर राणा जोड़े के लिए। मुंबई की अदालत ने उन्हें नोटिस जारी किया है और ये नोटिस जमानत के जाबितों की मुबैना खिलाफ वर्जी के ताल्लुक से जारी किया गया है। मुल्क बिलखुसूस रियासत महाराष्ट्र और कर्नाटक में लाउडस्पीकर पर अजान को लेकर सियासत हो रही है। MNS सरबराह राज ठाकरे ने लाउडस्पीकर से अजान को बंद न करने पर हनुमान चालीसा बजाने की धमकी दी थी। राज ठाकरे की इश्तियाल अंगेजी के बाद सियासत तेज हो गई है। मसाजिद सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन भी कर रही है। इसी दरमियान मुंबई जामा मस्जिद इंतजामिया ने एक हल ढूंढ निकाला है। जामा मस्जिद के खतीब व इमाम शेब खतीब ने बताया कि जामा मस्जिद एक ऐसे मोबाइल ऐप को डेवलप करने जा रही है जिससे अजान की आवाज बराह रास्त नमाजी मोबाइल के जरिए सुन सकेगा और इसमें नमाज के औकात और दीगर ऐलान व खुतबात का भी पता चलेगा। महाराष्ट्र में मस्जिद से लाउड स्पीकर के जरिए अजान देने का मामला सुर्खियों में है और हुकूमत महाराष्ट्र ने भी जो है वो चंद पाबंदियां आयद कर दी है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक फजर की अजान जो कि सुबह 6 बजे से पहले होती है, इसके लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल जो है वो ममनू है, मना है। और इसी के साथ साथ जो अजानें होती हैं लाउड स्पीकर पर, उस पर भी जो है वो कंट्रोल करना चाहिए। इस तरह की गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की आई हुई है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद और महाराष्ट्र हुकूमत की जो है वो ख़ास पहल के बाद अब कई मस्जिदों से जो है वो फजर की अजानें होना बंद हो चुकी हैं और जो अजानें हो रही हैं उनकी आवाज़ें भी जो है वो कम है। ऐसे में नमाजियों तक सदाए अजान को पहुंचाना एक बड़ा मसला पैदा हो गया है और जामा मस्जिद मुंबई ने एक हल निकाला है। और चलिए हम बात करते हैं शोएब खतीब साहब से, जो कि जामा मस्जिद मुंबई के ट्रस्टी हैं। उन्होंने जो है वो क्या टेक्नोलॉजी यहाँ पर लाने वाले हैं और उसके ज़रिए किस तरह से जो है वो अजान की आवाज़ बिना सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के वायलेशन के जो है वो अजान जो है वो आम मुसलमानों तक पहुँचाने का काम करने वाले हैं। इनसे बात करते हैं कि आप लोग ने, बड़ा मसला है आप लोगों के लिए
कि अगर आपको नमाजियों को बुलाना है तो आपको जो है वो अजान उन तक पहुंचानी होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक जो है वो आवाज़ इतनी कम रहने वाली है कि अजान की आवाज़ जो है वो हर नमाजी तक नहीं पहुंच सकती। तो इसका हल आप जो है वो किस तरह तलाश करते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अजान जो है ये एक अलग मसला है और नमाजियों को आना एक अलग मसला है। अजान देना भोंगे पे, स्पीकर पे देना, वो कहीं ना कहीं इस बात के लिए होता है कि अजान वक्त नमाज हो गई है। ये ज़रूरी नहीं है कि उसको हम उसी नहज पे या उसी आवाज़ या उसी वॉल्यूम में कि हर गली हर घर तक के पहुँचे। लेकिन एक चीज़ ये है कि अजान का मकसद यही है कि लोगों को नमाज के वक्त की इत्तला अजान के ज़रिए दी जाती है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर, ये 2005 का ऑर्डर है, ये कोई सुप्रीम कोर्ट का आज का ऑर्डर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं अपने ऑर्डर में ये नहीं लिखा है कि अजान नहीं दे। उन्होंने ये कहा है कि रात में 10 से 6 के बीच में किसी भी धर्म के, किसी भी मज़हब के लोग जो स्पीकर या कहीं पे कोई चीज़ है तो वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि वक्त की ज़रूरत और वक्त के हिसाब से आज टेक्नोलॉजी इतनी आम हो गई है, इतनी चीज़ें हो गई है कि सारी दुनिया मोबाइल में आके सिमट गई है। आज एक बेहतर से बेहतर चीज़ें, सॉफ्टवेयर और सारी चीज़ें बन रही है, तो क्यों ना हम इस पे काम की जाए। जब ये मामला हमारे सामने आया तो हमारी कमेटी के मेंबरान ने और दूसरे मुस्लिम मस्जिद के अहदेदारान ने और दूसरे मस्जिद के ज़िम्मेदारों ने बैठ कर ये चीज़ के ऊपर गौर व फिक्र किया कि एक तो चीज़ ये है कि अजान की अहमियत एक अलग है, अजान इस्लाम के अंदर अजान की फ़जीलत एक अलग है कि अजान कितने लिए इस्लाम में हमारे लिए कितनी अहम मुकाम रखती है। अब सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है कि वो जो डिसेबल भी है वो हमको बाकी की 4 नमाज के लिए भी कम रखना है। तो हमने कहीं ना कहीं गौर व फिक्र करके, जैसे दूसरे ममालिक में हमने कहीं तहकीक की है कि कहीं कोई चीज़ें इस तरीके की सॉफ्टवेयर वगैरह इस्तेमाल होता है, तो गौर व फिक्र किया गया है कि कहीं इस पे काम करने की ज़रूरत है और इंशाल्लाह जामा मस्जिद बम्बई ट्रस्ट इस पे काम करेगी। किस तरह से आप लोग इस पे काम करने वाले हैं, उसका तरीका क्या होगा? क्या कोई ऐप बनाने वाले हैं आप, और वो ऐप जो है वो किस तरह से काम करने वाले हैं? देखिए, वो एक सॉफ्टवेयर टाइप का एक ऐप रहेगा। वो जो जैसे आज की तारीख में यूट्यूब वगैरह पे कहीं पे या फेसबुक वगैरह में जो लाइव चलता है, आपने देखा होगा कि लाइव आ गया फेसबुक पे कोई बंदा, या यूट्यूब वगैरह पे कहीं कोई चीज़ रहती है, उसी तरह पे एक ऐप बनाया जाएगा कि उसकी लिंक वगैरह जो भी रहेगी वो लिंक को बंदा अपने मोबाइल में या कोई सिस्टम के अंदर उसको कहीं पे एक्टिव कर ले, और जब अजान का वक्त होगा वो ऑटोमेटिकली जब। तो नाजरीन, खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखिए न्यूज़ 18 उर्दू।